हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री हब। और मैं हूं तुम्हारी टीचर नीलम जैन। ठीक है, तो हम बेटा फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का पढ़ रहे हैं जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। उसमें ऑलरेडी मैंने 5 वीडियोस अपलोड कर दी हैं, टॉपिक वाइज अपलोड किए हैं, जिनमें सारी एक्टिविटीज़ कवर की हुई हैं मैंने। उनको अच्छे से पढ़ो, समझो। और आज मैं लास्ट वीडियो बनाने लगी हूँ जिसके अंदर कुछ जो भी लास्ट में टॉपिक्स दिए हुए हैं वो कवर कर देंगे। ठीक है, उसमें सबसे पहला टॉपिक है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब एक्सो का मतलब होता है एग्जिट, बाहर निकालना। थर्म का मतलब होता है हीट। जिस रिएक्शन में भी हीट बाहर निकलेगी हम उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कोई जरूरी नहीं बेटा कि यहाँ हीट ही हो, किसी भी टाइप की एनर्जी बने। जब किसी भी टाइप की एनर्जी रिएक्शन में से बाहर निकलती है तो हम उसको बोल देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द रिएक्शंस इन विच heat energy is given out। अब एक छोटी सी एक्टिविटी तुम्हारे दी हुई है, देखो उसमें क्या था। एक फ्लास्क लो, इस फ्लास्क के अंदर हमने छोटे छोटे जिंक के पीसेस ले लेने हैं। दीज आर जिंक पीसेस। और इस पे ऐड कर देना है H2SO4 एसिड। जैसे ही हमने जिंक के अंदर H2SO4 एसिड डाला, जरूरी नहीं कि H2SO4, कोई भी एसिड आ जाए, HCl, HNO3, सब में ये सेम रिएक्शन होगी। देन इट विल रिएक्ट। अब जिंक एंड H2SO4 both will react with one another and they will produce ZnSO4 plus H2 plus हीट एनर्जी। इतनी ज्यादा हीट एनर्जी बनेगी कि हम इस फ्लास्क को हाथ में नहीं उठा पाएंगे बेटा, इतनी गर्म हो जाएगी। तो जब भी कभी रिएक्शन के अंदर हीट प्रोड्यूस होगी तो हम उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैटेगरी के अंदर डाल देते हैं। तो ये फर्स्ट होगी तुम्हारी रिएक्शन जिसमें जिंक व्हेन रिएक्ट विद एनी एसिड, इफ इट रिएक्ट विद HCl, तो यहाँ पे ZnCl2 बन जाएगा। देखो लिख के बताओ, Zn प्लस HCl अगर मैं डाल देती तो Zn ने Cl के साथ रिएक्ट करना है। Zn की 2 वैलेंसी, Cl की 1, क्रॉस करके ZnCl2 प्लस H2 प्लस हीट एनर्जी। तो ये हमारी हुई कि एक्सोथर्मिक में एक जो एक्टिविटी बेस्ड तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। दूसरा जो मैंने नेक्स्ट वीडियो जिसमें कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन समझाई थी, वहाँ पे हमने एक रिएक्शन की थी जो वाइट वॉश करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, दीवारों पे वाइट वॉश करते हैं। उसके लिए हम मार्केट से लेके आते हैं क्विक लाइम। क्विक लाइम को जैसे ही वाटर के अंदर तुम डालोगे इट विल प्रोड्यूस CaOH twice, this is slate lime, plus a lot of heat energy is given out which produce hissing sound। ये पूरा डिटेल मैंने उस वीडियो में समझाया है, इसको अच्छे से देखना। अगर किसी बच्चे की वो वीडियो मिस हो गई है तो उसको देखो कि कैसे कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में जब हमने डाला तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, साथ में हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस। ठीक है, वो हीट एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि एक तरह से उसमें से ना कुछ आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है। जो भी वहाँ से साउंड निकल रहा है उनको हम बोलते हैं हिजिंग साउंड इज प्रोड्यूस्ड। ये बोर्ड में आया था एक बार क्वेश्चन कि व्हेन वी ऐड कैल्शियम ऑक्साइड इनटू वाटर व्हाई हिजिंग साउंड इज प्रोड्यूस्ड, दैट इज ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ हीट। ठीक है, एंड थर्ड एक और एग्जाम्पल है कि जब हम रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, रेस्पिरेशन का सिर्फ मतलब ये नहीं कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन गई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गई। सिंपल अगर तुम इतना ही बोलते हो तो ये तो ब्रीदिंग हुई बेटा। ब्रीदिंग मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मीन्स ऑक्सीजन गो इनसाइड द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड कम्स आउट ऑफ द बॉडी, दैट इज नोन एज ब्रीदिंग। बट रेस्पिरेशन में क्या होता है कि रेस्पिरेशन means when food reacts with oxygen। जब जो भी हमने खाना खाया, जब वो खाना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है हमारी बॉडी के अंदर तो वो क्या क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वाटर बनाएगा और एनर्जी बनाएगा। उसी एनर्जी से बेटा हमारे बॉडी की मूवमेंट्स होती हैं। हम कहीं बाहर जा रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं या सो भी रहे हो, खाना खा रहे हो,
रीडिंग कर रहे हो, कुछ लिख रहे हो, सारा कुछ इसी हीट एनर्जी से जो भी हमारी बॉडी में बनेगी उससे ही हम सारे काम करते हैं। तो रेस्पिरेशन में मेनली एनर्जी प्रोड्यूस होती है। रिएक्शन में तुम्हारे क्या दिया हुआ है, ग्लूकोज जैसे हमने खा लिया C6H12O6, when it reacts with oxygen inside our body, then it will produce carbon dioxide plus water plus energy। इसी एनर्जी के कारण तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन होता है, ये तो हम तो एकदम बर्फ जैसे ठंडे हो जाते हैं। तो ये 3 एग्जाम्पल तुम्हारे सिलेबस में है जिसमें एनर्जी लिबरेट होती है, बाहर निकलती है। सो दीज आर 3 एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होंगी बेटा जिनके अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि अगर एक्सो में हीट बाहर निकली थी तो एंडो में अंदर जानी चाहिए। एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज, endothermic reactions are those in which energy is absorbed। ठीक है, इसमें एक छोटी सी तुम्हें एक्टिविटी तुम्हारी बुक में दी हुई है कि ये खुद करके देखो। उसमें उन्होंने क्या किया, एक फ्लास्क ली, फ्लास्क के अंदर डाल दिया बेरियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन, फिर उसके अंदर डाल दिया अमोनियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स सॉलिड फॉर्म में। अब जब यहाँ पे अपने पास बेरियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है, ऊपर से अमोनियम क्लोराइड डाल दिया, तो आप देखो क्या रिएक्शन हुई होगी। बेरियम की वैलेंसी 2, OH की 1, क्रॉस करके ये फॉर्मूला बन गया बेरियम हाइड्रोक्साइड, प्लस अमोनियम की वैलेंसी भी 1, NH4 की वैलेंसी 1, Cl की भी 1, 1 से 1 कैंसिल, फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, इन दोनों ने जब रिएक्ट करना है तो इसने बेरियम ने Cl से जाके ज्वाइन हो जाना है और अमोनियम ने OH के साथ, तो दोनों ने अपने अपने पार्ट्स एक्सचेंज कर लिए। तो ये कोई किस टाइप की एग्जांपल हुई, डबल डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो बेटा, और डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोल सकते हो। उस कैटेगरी में भी हमने इसको डाल सकते हैं, हम लोग डाल सकते हैं। अब ये क्या बना, बेरियम क्लोराइड, बेरियम की 2, Cl की 1, क्रॉस करके बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला बन गया, प्लस NH4OH। और इसने इतनी हीट एब्जॉर्ब कर ली कि फ्लास्क इतनी ठंडी हो गई कि हाथ में नहीं पकड़ी जा रही। देखो अब की बार माइनस हीट करके लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, माइनस हीट का मतलब इन्होंने जो भी ये सोल्यूशन था उसमें से हीट एब्जॉर्ब कर ली सारी की सारी, और अंदर इतना ठंडा सोल्यूशन हो गया कि हाथ में नहीं पकड़ा जा रहा, जैसे बर्फ सी उठा ली हो हम लोगों ने। तो ये तुम्हारी हुई एंडोथर्मिक रिएक्शन की एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल है एंडोथर्मिक की, फोटोसिंथेसिस। अब देखो हमें पता है पौधों को कहते हैं ना हम लोग कि प्लांट्स ने जब खाना बनाना, वी हैव टू कीप देम इनटू द सनलाइट। सनलाइट में क्यों रखना जरूरी है बेटा, क्योंकि इसको भी तो खाना बनाने के लिए एनर्जी चाहिए ना, घर में भी हमने कुकिंग करनी है तो गैस तो जलानी पड़ेगी। इस तरह खाना जब प्लांट्स बना रहे हैं तो खेतों में बेटा या जहाँ भी तुमने गमले में लगाया, जहाँ भी लगाया, तो उनको सनलाइट जरूरी है, तभी वो एंडोथर्मिक रिएक्शन करेंगे। अब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के टाइम में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं, प्लस वाटर यूज करते हैं पौधे, देन इनके अंदर हरा रंग होना चाहिए तो मतलब क्लोरोफिल, और साथ में सनलाइट। अगर इनमें से कुछ भी नहीं हुआ ना, एक भी चीज मिस होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। और हमने तो अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाना है कि सनलाइट देनी पड़ेगी हमें प्लांट को, तो ये क्या करेगा, फिर ग्लूकोज बना लेगा C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस। तो जब फोटोसिंथेसिस होती है तो ऑक्सीजन लिबरेट होती है। फोटोसिंथेसिस में सनलाइट हमें देनी पड़ी, इसलिए ये एंडोथर्मिक रिएक्शन की कैटेगरी है। तो ये तुम्हारी 2 रिएक्शंस हुई एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एक है बेरियम हाइड्रोक्साइड वाली रिएक्शन एंड दूसरी फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब थर्ड जो रिएक्शन है अपने, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में ना कुछ एक इनसॉल्युबल सी चीज बनेगी। प्रेसिपिटेशन
reactions are those in which insoluble थोड़ा भी कर देते हैं, insoluble material is formed, कुछ ना कुछ एक इनसॉल्युबल सी चीज बनेगी जिसको हम सेमी सॉलिड भी बोल सकते हैं, ना तो वो पूरी तरह से सॉलिड है ना वो पूरी तरह से लिक्विड है, वो थोड़ा सा जेली सी जैसा है, एंड इट सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम, वो थोड़ी देर के बाद नीचे सेटल हो जाता है। तो ये जब भी वो जो इनसॉल्युबल मटेरियल बना ना, इसको हम क्या बोल देते हैं, प्रेसिपिटेट, पीपीटी करके हम इसको लिखते हैं और इसको डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट कर देती हूँ कहीं पे भी है। तो ये भी हमने डबल डिस्प्लेसमेंट में सारी रिएक्शंस की थी, अभी यहाँ दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। एक येलो पीपीटी वाली रिएक्शन है, देखो जहाँ येलो पीपीटी बनेगी, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पर्टिकुलर कलर के बारे में भी पूछ के रिएक्शन कह सकते हैं। उसमें तुम्हारी एक्टिविटी है कि लेड नाइट्रेट लो, लेड नाइट्रेट, लेड की 2 वैलेंसी, नाइट्रेट की 1, इसके अंदर पोटाशियम आयोडाइड डाल दो, Ai। अब क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट करना है, पीबी ने आई के साथ पिछले पार्ट के साथ जाके जुड़ जाना है, PbI2 के तो येलो पीपीटी बन जाएंगे, प्लस के साथ NO3 जुड़ जाएगा, KNO3, दिस इज एक्वस सोल्यूशन। तो ये भी तुम्हारे दोनों एक्वस सोल्यूशन थे बेटा, पानी में मिक्स करके हमने इनको डाला और एक येलो कलर का सेमी सॉलिड मटेरियल या इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना जिसका नाम है पोटाशियम आयोडाइड। दिस इज पोटेशियम iodide. It is yellow in color and it appear in the form of yellow PPT. एक और एग्जांपल है अपने सिलेबस में, सिल्वर के बना के देखते हैं। सिल्वर नाइट्रेट फॉर्मूला होगा AgNO3, क्योंकि सिल्वर की वैलेंसी 1, NO3 की 1, इसकी रिएक्शन करा दो विद सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम का सिंबल Na, क्लोराइड का सिंबल Cl, इसकी भी 1 वैलेंसी, ये भी 1, 1 से 1 कैंसिल, इन दोनों के हमने एक्वस सोल्यूशन लेने, AQ कर दो, देन इट विल फॉर्म, एक्सचेंज कर देने पार्ट, Ag के साथ Cl जोड़ देने, तो बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड। फॉर्मूला बना AgCl, ये पीपीटी बनेंगे, डाउनवर्ड एरो, इनका कलर क्या होगा, व्हाइट, कलर याद रखने हैं, प्लस अब ये Na आगे है, NO3 पीछे है, ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे एंड दे विल फॉर्म NaNO3, का नाम है सोडियम नाइट्रेट, ये पानी में घुला होगा AQ। तो दो AQ सॉल्यूशंस, AQ का मतलब एक्वस सॉल्यूशंस को जब हम मिक्स करते हैं देन दे विल प्रोड्यूस 1 PPT एंड अदर वन इज NaNO3। सो जिस किसी भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बने उस रिएक्शन को हम बोल देते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कभी एग्जाम में आ जाए तो तुम डेफिनेशन लिखो और साथ में कोई एक वाइट पीपीटी वाली एग्जांपल दे सकते हो या येलो पीपीटी वाली दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं आज, कोरोजन क्या चीज होती है। 8th स्टैंडर्ड में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, फिर 9th में इसको थोड़ा याद किया होगा। आज हम लोगों ने करना है थोड़ा रिएक्शन बेस्ड, कि कौन सी गैस किस टाइप का रस्ट बनाएगी, कैसे कैसे कोरोजन होगी, जंग कैसे लग जाता है। अब आयरन के बारे में मैं तुम्हें बताऊं बेटा, जब आयरन हमें कहाँ से मिलता है, सॉइल में से, रॉक्स होती है। ये पूरा मेटल नॉन मेटल चैप्टर जब हम करेंगे ना तो पूरा डिटेल में कराऊंगी कि कैसे कैसे ये हमने आयरन जमीन में से निकाली कैसे। अब आयरन को देखो, कोई ऐसा तो है नहीं कि प्योर आयरन ही जमीन के अंदर पड़ी है, कोई ना कोई कंपाउंड की फॉर्म में है, इम्प्योरिटीज़ के साथ है। तो पहले तो हम ज़मीन में से आयरन निकालते हैं, वो निकाल के फिर बड़े बड़े ट्रकों में, वहाँ लेबर का भी पहले तो खर्चा होगा,
फिर बहुत बड़े बड़े ट्रक में लोड करके फिर हम किसी एक पर्टिकुलर फैक्ट्री तक पहुँचाते हैं। खर्चा फिर हो गया सेकेंड। वहाँ जाके इसको प्योरीफाई किया जाता है, इसमें से आयरन को अलग करते हैं, अब इतना खर्चा हो गया हमारा। फिर वहाँ से आयरन एंड स्टील कंपनी में भेज देते हैं। वहाँ से आयरन को बिल्कुल एकदम प्योर करके हमने उनसे कार, ब्रिजेस, रेलवे की ट्रैक जो भी बनाने बना सकते हैं। अब इतना कुछ जब हम आयरन के साथ कर रहे हैं तो जो भी आयरन, पहले तो एक इसमें खर्चा ही हमारा बहुत हो गया बेटा, और जो आयरन बना वो एक दिन में तो सारा यूज़ नहीं होना ना, उसको तो धीरे 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 फिर उसके बाद वो अलग अलग शहरों में सप्लाई होगा, फिर लोगों के घरों तक हम शॉप से जाके अपने अपने घर में लेके आएंगे, घर में फिर कहीं यूज़ होगा या फैक्ट्रियों में जाएगा। कितना टाइम लग गया बेटे आयरन को एक्सपोज हुए, जमीन से बाहर निकाले हुए। इतनी देर में आयरन एयर के साथ, वाटर के साथ और कोई ना कोई एसिड बेस जो भी हवा में है उसके साथ रिएक्शन कर सकता है। और ये मान के चलो कि जितना भी आयरन हमने निकाला था उसका 30-40% आयरन तो वेस्ट ही हो गया, जो कि रस्ट बन गया, उसका एक ब्राउन ब्राउन सा पाउडर बन गया। क्या करें उस पाउडर का, तो हमें फेंकना ही पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं कि वहाँ पे रस्टिंग होगी। रस्टिंग से इतना आयरन खराब हो जाता है कि हमारी जो कारें वगैरह ले रहे हैं वो इतने इतने लाखों में कारें बिकती हैं। वो रीज़न यही है ना बेटा, क्योंकि पहले तो आयरन निकालने में बड़ा खर्चा लग गया, उसके बाद आयरन पे जंग ही लग गया। अगर हम ये सब कुछ जंग को कंट्रोल कर लें कि उसके ऊपर रस्ट को हमने लगने ही नहीं देना, तो शायद मेरे हिसाब से, मैं ये सोच के तुम लोग को पढ़ाने के लिए बता रही हूँ, कार कोई भी अपने को 5,000 में कार मिल जाए। कितना अजीब सी बात नहीं लग रही कि जहाँ हम लाखों रुपया दे के आ रहे हैं कोई कार वगैरह लेने के लिए, वो हम कह रहे हैं 5,000 में ही कार मिल जाएगी। तो कितना वेस्टेज हो रही है इंडिया की नहीं, सभी कंट्रीज़ की होती है ऐसे। तो यहाँ हमने ये बोल रहे हैं कि वेस्टेज ऑफ मेटल लेयर बाय लेयर, एक एक लेयर पे, ये नहीं कि पूरी मेटल पे एकदम जंग लगता है, थोड़ा सा ऊपर से लगा पाउडर सा बना झड़ गया वो, फिर नीचे से फ्रेश एयर, फ्रेश मेटल फिर निकल आती है, उस पर फिर जंग लग जाता है, वो फिर झड़ जाती है। इस तरह करते करते पूरी मेटल ही खत्म हो जाती है। वेस्टेज ऑफ मेटल लेयर बाय लेयर बाय रिएक्टिंग विद air and water is known as corrosion. If this corrosion occurs on, if this corrosion occurs on iron particularly, then we call it as रस्टिंग। अगर आयरन पे जंग लग रहा है तो रस्टिंग बोल दो। आयरन के अलावा कॉपर है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, कोई भी और मेटल पे जंग लग रहा है तो हम करोजन बोलते हैं। ठीक है, तो करोजन का मतलब वेस्ट होना मेटल का। अब वो क्यों वेस्ट हो रही है, क्योंकि वो हवा में कोई ना कोई किसी गैस से रिएक्ट करते हैं और जंग लग जाता है वहाँ पे, वो वेस्ट होके चली जाती है। तो अब किस मेटल पे कौन सी गैस रिएक्ट करती है और जो जंग भी बनेगा या करोड़ बने होगा वो उसका कलर क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये हम लोग करते हैं नेक्स्ट। पहले मैं आयरन मेटल ले लेती हूँ, Fe सिंबल है। इसके ऊपर कौन कौन सी गैसेस रिएक्ट करेंगी, एक तो ऑक्सीजन एंड साथ में वाटर। ठीक है, फिर इसके ऊपर फॉर्मूला क्या बना, Fe2O3.XH2। इसका नाम क्या हो गया, फेरिक फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड, और ये भी हाइड्रेटेड है, पानी वाला है। इसका फॉर्मूला तो हमने लिख लिया, इसका कलर क्या होता है बेटा, ब्राउन। और ये एक तरह से बिल्कुल पाउडर ही बनता है। तो जैसे ये मान लो ये पेन मार्कर ही मेरा अगर आयरन का होता तो इसके ऊपर एक लेयर पहले आयरन की जंग की लग जाती, फिर वो अपने आप ही ऐसे टूट के नीचे पाउडर सा गिर जाता, फिर फ्रेश पेन निकल आता, फिर झड़ जाता। कुछ करते करते 1-2 साल के अंदर अंदर तो पेन ही खत्म हो जाना था, ये मार्कर ही खत्म हो जाना था। तो आयरन के अंदर
यहाँ पे अब एक और चीज मैंने देखो, यहाँ पे मैंने एक्स क्यों लिखा है, क्योंकि हमें नहीं पता ये जंग कहाँ लग रहा है। क्या कोस्टल एरिया में लग रहा है, जैसे बॉम्बे मद्रास उस साइड लग रहा है जहाँ पे पानी का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, पानी है समुद्र के किनारे है, तो ये एक्स वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा हो सकते हैं। और अगर यही जंग तुम्हारा राजस्थान में लग रहा है जहाँ पे पानी की क्वांटिटी कम है, तो ये एक्स वाटर मॉलिक्यूल्स कम होंगे। तो ये फिक्स अमाउंट नहीं है, इट कैन बी वेरिएड, इसलिए हमने इसको एक्स डाल दिया। ठीक है, ये हो गया आयरन के ऊपर अगर जंग लगता। नेक्स्ट बैटल लेते हैं कॉपर, Cu सिंबल। इसके ऊपर ऑक्सीजन गैस भी होनी जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये तीन चीजें अगर होंगी तभी कॉपर के ऊपर जंग लगेगा, कोई भी एक नहीं हुई तो जंग नहीं लगता। तो इस पे फॉर्मूला क्या बनेगा, CuCO3 डॉट CuOH ट्वाइस, इसका नाम है बेसिक कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट एंड इट इज ग्रीन इन कलर। तो मंदिर में देखा होगा, जो मंदिर में येलो येलो से बर्तन नहीं यूज करते पंडित लोग, उनके अंदर अगर तुम पानी भर के रेगुलर रखते रहो तो थोड़े दिन के बाद पूरा उनके ऊपर एक येलो, ये इसकी ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती, बिकॉज दैट आर मेड ऑफ कॉपर एंड कॉपर कार्बोनेट की बेसिक लेयर वहां पे अटैच हो जाती। थर्ड मेटल इज सिल्वर, सिंबल Ag। इसके ऊपर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं, H2S गैस जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, इस गैस के कारण जंग लगता है ये बेटा। और इस पे जो जंग लगेगा उसका फॉर्मूला होगा Ag2S, सिल्वर सल्फाइड, और इसका कलर क्या होगा, ब्लैक। तभी चांदी काली हो जाती है थोड़े दिन के बाद, अगर हम कोई चांदी का ऑर्नामेंट जेवर लेके आए तो थोड़े दिन में तो काला ही हो जाता है बेटा। इवन रिंग लेके आओ चलो तो थोड़े दिन में रिंग काली हो जाती है, बिकॉज इट रिएक्ट विद H2S गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड वेरी thin layer of Ag2S is produced. It is deposited on the silver article and they become black. लास्ट मेटल जो है सिलेबस में अपने, एल्यूमिनियम, सिंबल Al। इसके ऊपर जो रस्ट लगती है दैट इज ड्यू टू ऑक्सीजन। फॉर्मूला Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इट इज वाइट कह दो और कलरलेस कह दो, वाइट इन कलर। अब ये मैं इसको ज्यादातर बेटा ऐसे अपने दिमाग में डाल के रखती हूँ, दिस इज गुड जंग, गुड रस्ट कह लो, गुड जंग बोल दो, गुड फॉर एल्यूमिनियम, इट इज गुड फॉर एल्यूमिनियम। अब ऐसा क्यों, देखो अगर मान लो पटियाला के अंदर अपने कोई HNO3 की फैक्ट्री है जहाँ पे HNO3 बन रहा है, ये एसिड बहुत पावरफुल एसिड है। इस एसिड को पहले तो जब फैक्ट्री में बनाया तो स्टोर तो करना पड़ेगा। हम कंटेनर किस चीज़ के बनाए बेटा, हम कंटेनर किसी भी और मेटल के नहीं बना सकते एक्सेप्ट एल्यूमिनियम। आयरन वगैरह सबको एक सेकंड में गला देगा ये। हम वुड का भी नहीं बना सकते, वुड को ख़त्म कर देता है। ग्लास का नहीं बना सकते, तो फिर ये किया जाता है कि एल्यूमिनियम के कंटेनर बनाओ। अब एल्यूमिनियम के कंटेनर क्यों बनाते हैं बेटा, क्योंकि जैसे ही एल्यूमिनियम के कंटेनर फैक्ट्री में बने, इमीडिएटली दे विल रिएक्ट विद द एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। अब मान लो कि मेरे पास ऐसा कोई एक पॉट सा बना लेते हैं, इसके ऊपर पूरा एक ऐसी लेयर चिपक जाती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। वो इतनी प्रोटेक्टेड लेयर है कि उसके अंदर अंदर से भी डाल दो, यहाँ पे ऐसे प्रोटेक्शन कर देगी, लेयर दोनों तरफ से लगा दी हमने। अब इसके अंदर जब तुम HNO3 डालोगे तो HNO3 इस नाइट्रिक एसिड जो है Al2O3 का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये इससे रिएक्ट ही नहीं करता। तो Al2O3 is very protected layer and it is used to transport nitric acid from one place to another. इवन ये IAS के एग्जाम में भी पूछा जाता है, क्योंकि लेमैन के लिए कॉमन बहुत एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि उनको पता होना चाहिए कि हमने अगर नाइट्रिक एसिड एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो कैसे लेके जाओगे एल्यूमिनियम के कंटेनर में, क्योंकि उनके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर होती है एंड दैट लेयर डज नॉट रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। ठीक है, अब चलो लास्ट इसमें अभी इसी के अंदर हो रहा है
कि चलो हमें पता तो लग गया आयरन के ऊपर या किसी भी मेटल पे जंग लगता है, जंग लगेगा ही लगेगा, क्योंकि हम सारा आयरन सारी मेटल एक दिन में यूज नहीं कर सकते। पर जंग लगने की स्पीड तो कुछ कम कर सकते हैं ना, कुछ तो स्लो कर दो प्रोसेस किसी भी ढंग से। तो आयरन को कैसे बचाएं बेटा हम रस्टिंग से? हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग? तो उसको आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग। पहला मेथड तो यही है कि उसके ऊपर अप्लाई कर दो, अप्लाई, पेंट लगा दो, ऑयल लगा दो और ग्रीस लगा दो। सेकेंड, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दो, मतलब मेटल आयरन के ऊपर कोई और मेटल जिसको इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम डिपॉजिट कर दें, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दो। थर्ड मेथड क्या है? गैल्वेनाइजेशन कर दें। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है कि पर्टिकुलरली जिंक मेटल को डिपॉजिट करना है, जिंक डिपॉजिट ऑन आयरन, और वो भी कैसे? बाय हीटिंग। कोई बिजली नहीं यूज करनी है यहाँ पे। अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज करके कोई क्रोमियम, निकल, ऐसे कोई और मेटल जमा कर रहे हो आयरन के ऊपर तो हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड बोलेंगे। पर अगर हमने जिंक को ही डिपॉजिट करना है आयरन के ऊपर तो हम इसको गैल्वेनाइजेशन बोल देते हैं। एंड फोर्थ मेथड इज बाय मेकिंग एलॉयज। एलॉयज का मतलब कि दो तीन मेटल्स को मिक्स कर दो, जैसे स्टेनलेस स्टील बना लेते हैं। अब ऑपरेशन करना है डॉक्टर ने, उसको सीजर भी चाहिए, नाइफ भी चाहिए, वो अगर, और वो हार्ड भी होना चाहिए ताकि कट मारा जा सके। तो सीजर वगैरह अगर हमने प्योर आयरन की बनाई तो उस पर तो रस्ट लग जाएगा, पेशेंट तो बिल्कुल टेटनस हो जाना है उसको, तो पेशेंट को उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसलिए पहले हम उसका एलॉय बनाते हैं, स्टेनलेस स्टील। आयरन के अंदर हम मिक्स कर देते हैं आयरन, निकल एंड क्रोमियम, आयरन निकल क्रोमियम, ठीक है। और सिंपल अगर स्टील ही बनाने सिंपल तो आयरन में हम कार्बन मिक्स कर देते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया। करोजन क्या चीज होती है? अगर करोजन रस्ट आयरन पे हो तो उसको रस्टिंग बोल देते हैं। किस किस मेटल पे कौन सी गैस अटैक करेगी करोड करने के लिए, वो मैंने सारा तुम्हें बता दिया। और लास्ट है प्रिवेंशन कैसे करनी है, तो उसके लिए बेटा ये सारे मेथड याद करने हैं कि कोई अप्लाई कर दो उसके ऊपर पेंट वगैरह ताकि एयर का कॉन्टैक्ट ही खत्म कर दो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दो, गैल्वेनाइजेशन कर दो, या एलॉय बना दो। अब लास्ट टॉपिक आज की वीडियो का है कि हमें रेंसिडिटी के बारे में क्या पता है। रेंसिडिटी का मतलब जब कभी ऑयली फूड एयर में एक्सपोज कर दें, हम खुला छोड़ दें, जैसे कोई चिप्स का पैकेट लेके आए हो, खोला और थोड़ा बहुत खाया और बाकी खुला छोड़ दिया, तो थोड़ी देर के बाद बेटा उसका स्मेल भी आने लग जाएगी उसमें से और उसका टेस्ट भी खत्म हो जाएगा। तो ये कंडीशन है where the smell as well as taste of the oily food is spoiled. So rancidity, when oily food is exposed to air, then its taste and smell changes. तब हम कहते हैं खाना जो है वो रेंसिड हो गया, अब ये खाने के लायक नहीं रहा। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? एक तो ये इसको रेंसिडिटी को प्रिवेंट करना है, प्रिवेंट रेंसिडिटी, रेंसिडिटी। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए पहले तो एयर टाइट कंटेनर में रखो उसको, एयर टाइट कंटेनर्स, जो भी हमने खाना खाया कुछ भी और बाकी का जो बचा है उसको एकदम बंद डिब्बे में रख दो ताकि अंदर एयर जा ही ना सके। दूसरा, यूज एंटीऑक्सीडेंट्स, क्योंकि उसने ऑक्सीजन से ही तो रिएक्ट करना है, तभी तो वो खराब होगी उसकी स्मेल वगैरह। हम ऐसा कोई उसके अंदर चीज डाल दें जो ऑक्सीजन से रिएक्ट ही ना होने दें। और सबसे इंपॉर्टेंट है जो अपने एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है कि चिप्स के जो पैकेट होते हैं
वो इतने फ्लफी से कैसे बना देते हैं बेटा? चिप्स तो अंदर थोड़े से होते हैं पैकेट के अंदर, बाकी अंदर कौन सी गैस भर दी उन्होंने? चिप्स पैकेट्स आर फिल्ड विद नाइट्रोजन गैस। अब क्वेश्चन आता है पहले तो कौन सी गैस डाली थी और क्यों? नाइट्रोजन ही क्यों डाली? कोई और डाल देते, ऑक्सीजन डाल देते, कार्बन डाइऑक्साइड डाल देते, क्योंकि नाइट्रोजन गैस इज द अनरिएक्टिव गैस। ये किसी से रिएक्ट ही नहीं करती बेटा, इट इज अनरिएक्टिव गैस, और इसने चिप्स के साथ रिएक्ट ही नहीं करना। अगर ये गैस चिप्स से रिएक्ट ही नहीं करेगी तो फिर चिप्स की स्मेल और टेस्ट सारा बिल्कुल एकदम फ्रेश रहेगा। और साथ में डाली क्यों थी? ताकि चिप्स क्रश ना हो जाए जब उनको ट्रांसपोर्ट करना है। तो फ्लफी बनाने के लिए कोई ना कोई गैस तो डालनी पड़ेगी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं। तो ये हो गया हमारा सारा पूरा चैप्टर कंप्लीट आज, जिसपे मैंने टोटल 6 वीडियोस बनाई हैं। इनको अच्छे से पढ़ो बेटा, और कोई भी डाउट आए तो मेरे से ज़रूर पूछना। अब मैं नेक्स्ट जो चैप्टर बनाने लगी हूँ वो मुझे पता है सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है बच्चों को, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और ये लंबा भी चैप्टर बहुत है, टाइम लगेगा उसको, धीरे धीरे हम उनकी इक्वेशन सारा टॉपिक में कवर करूँगी। एक भी वीडियो मिस मत करना, क्योंकि अभी से मैं पहले ये चैप्टर बनाना शुरू कर दिया, जबकि अभी मेरा सेकंड एंड थर्ड चैप्टर रहता है बनाना। पर मैं क्यों इसलिए पहले बना रही हूँ? क्योंकि उस चैप्टर को बेटा समझने में टाइम लगता है। तो हम अगर पहले से उसकी तैयारी कर लेंगे तो दिसंबर तक तुम्हारी अच्छे से तैयारी हो जाए, जनवरी फरवरी में रिवीजन कर लेना, ठीक है ना? तो जितना भी अच्छा लगे तो बेटा फ्रेंड्स को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।